नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 12 दिसंबर। तो आज देखेंगे हम लोग 12 दिसंबर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उसको देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अगर आपको PDF भी लेना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। NTPC CBT 2 और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कंप्लीट करेंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, 10 मिनट का वीडियो आता है, कोई लंबा वीडियो भी नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अवार्ड मिला है इनको बालकृष्ण दोषी को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार किसको मिला? बालकृष्ण दोषी। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। पाठकों को बता दें कि दोषी ने अपने 70 साल के कैरियर और 100 से अधिक निर्मित परियोजनाओं के साथ अभ्यास और अपने शिक्षण दोनों के माध्यम से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में वास्तुकला की दिशा को प्रभावित किया। और ये देखते हुए इनको दिया गया आपका मेडल पुरस्कार दिया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वास्तुकला से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा इससे पहले अक्टूबर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके और विकास को उत्प्रेरित करना ही इसका कार्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भारत को चौथा रैंक मिला है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। आइए ये इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 ने एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने भारत को चौथे नंबर पर रखा है। याद रखिएगा, भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट में भारत को एशिया को मध्य शक्ति के रूप में दर्शाया। लोई इंस्टीट्यूट ये रैंकिंग संसाधनों और प्रभाव के आधार करता है। लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के आधार पर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत है नंबर 4 पे और अमेरिका है 1 नंबर पे। वहीं दूसरी नंबर पे चीन है, इसके बाद जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। तो आपको याद रखना है, नंबर 1 पे अमेरिका है और नंबर 4 पे अपना देश भारत है। किसमें? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के तरफ से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 10 तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 10 दिसंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकार को आगे बढ़ाना, यही रखा गया है इस बार इसकी थीम। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को चलते हैं और आप लोग ध्यान से सारे के सारे प्रश्न को देखते चलिए और याद करते चलिए। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व पर्वत दिवस दिसंबर में 11 तारीख को मनाया जाता है।
आइए इस प्रश्न के बारे में भी डिटेल्स में जानते हैं। तो हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को दुनिया भर में विश्व पर्वत दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान दें कि पृथ्वी का लगभग 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की लगभग 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे कारणों से अब पहाड़ों का जीवन भी खतरे में आ गया है। इसलिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। 11 दिसंबर को मनाया गया था। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व पर्वत दिवस, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना? तो दोस्तों ये अपना राज्य बिहार है। ये क्या हुआ है, ये सबसे गरीब राज्य की सूची में टॉप कर गया है। और यहाँ के सीएम की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बिहार जो है सबसे गरीब राज्य में 1 नंबर पे चल रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग ने फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI जारी किया है, जिसके मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा नीति आयोग की इस रिपोर्ट में केरल, गोवा, सिक्किम को सबसे कम गरीबी वाला राज्य बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश गरीब राज्य है। केरल, गोवा, सिक्किम में गरीबी कम है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार भारत में साइबर तहसील बनाने की घोषणा आपका मध्य प्रदेश ने किया है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, मंगू भाई पटेल जो है ये राज्यपाल हैं। स्थापना बहुत बार पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश का, ये भी जान लीजिए। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरलता लाना है। साइबर तहसील बन जाने के बाद अब व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और ज़मीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के द्वारा साइबर तहसील बनाने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रवीण सिन्हा जी जो हैं ये भारतीय व्यक्ति हैं और इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में तुर्की में आयोजित 89वीं इंटरनेशनल महासभा के दौरान कार्यकारी समिति के लिए हुए चुनाव में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशिष्ट निदेशक प्रवीण सिन्हा को चुना गया। पाठकों को बता दें कि यह एक बड़ा और कठिन चुनाव था, जिसमें भारतीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। इसमें 4 अन्य प्रतियोगी चीन, सिंगापुर, कोरिया, गणराज्य जॉर्डन शामिल थे। यहाँ भारत ने 2 पदों के लिए चुनाव लड़ा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 89वीं इंटरपोल महासभा के दौरान कार्यकारी समिति के लिए हुए चुनाव में एशिया की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? प्रवीण सिन्हा। आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, BS मुबारक जो हैं इनको विदेश मंत्रालय ने हाल ही में सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने VS मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। कुछ और भी जानकारी लेते हैं। तो इसके अलावा मनोज कुमार महापात्रा को ग्वाटेमाला का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महापात्र अभी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब वह जल्द ही ग्वाटेमाला में राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, BS मुबारक को अगला राजदूत बनाया गया है सूडान का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीसरी बार तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु की क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। पाठकों को बता दें कि इस जीत के साथ ही अब वह तमिलनाडु की टीम 3 बार यह ट्रॉफी जीत ली है और इसके साथ ही तमिलनाडु की टीम सबसे ज़्यादा बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन गई है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछे तमिलनाडु के कप्तान कौन थे तो आपके थे विजय शंकर। याद रखिएगा, विजय शंकर तमिलनाडु के कप्तान थे। चलिए आज का प्रश्न समाप्त होता है। ये आप लोग से कल टेस्ट में पूछा गया था कि हाल ही में 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया दामोदर मावजो, सबका आंसर सही था। ऐसे ही आप लोग को आंसर देते रहना है। आइए आज के प्रश्न के बारे में जानते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वायु अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और आप लोग ऐसे ही कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर अपना करते रहिए। थैंक यू।